हिम्मत, हौसला और उम्मीद, ये वो तीन शब्द हैं जिसने बड़ी से बड़ी मुसीबत से पार पाने में हर बार मदद की है। कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा हम सभी के सामने है और दुनिया नए खतरे से सहमी हुई है, लेकिन उतना ही बड़ा सच ये भी है कि कोरोना के नए वेरिएंट को मात देने के लिए पूरी दुनिया एकजुट है। तमाम देशों ने कड़े कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। कोरोना के नए वेरिएंट को फैलने से रोका जा सके, इसके लिए कदम भी उठाया जा रहा है और कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर लोगों का भ्रम दूर हो, लोगों का डर कम हो, इसके लिए आज शाम को 4 बजे स्वास्थ्य मंत्रालय एक बैठक भी करने जा रहा है, जिसमें ओमिक्रॉन को लेकर जानकारी दी जाएगी। बताया जाएगा कि भारत में ओमिक्रॉन को लेकर क्या स्थिति है, साथ ही भारत की तैयारियों की समीक्षा भी इसी बैठक में की जाएगी। बिल्कुल रोमिता, और आपको ये भी बता दूं कि संसद में भी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर कोरोना पर चर्चा करने जा रही है। राहत की बात यह भी है कि भारत में अभी तक ओमिक्रॉन का एक भी केस नहीं आया है। हालांकि वेरिएंट 23 देशों तक पहुंच चुका है। अमेरिका में नए वेरिएंट का पहला केस सामने आ चुका है। सऊदी अरब ने भी नए वेरिएंट के एक मरीज के मिलने की पुष्टि कर दी है। हालांकि इस बीच सबसे राहत भरी खबर हांगकांग से है, जहां के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि उन्होंने कोरोना के नए वेरिएंट को डिकोड कर लिया है। अब इस वेरिएंट को समझा जा रहा है ताकि नए वेरिएंट के खतरे को टाला जा सके जल्द से जल्द और दुनिया जो है फिर से सामान्य स्थिति में लौट सके। तो इससे जुड़ी ये 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिसमें ये समझ में आता है कि ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए भारत ने अभी से एक्शन मोड में तैयारियां शुरू कर दी हैं। देखिए, एक तरफ संक्रमण का डर है तो दूसरी तरफ संक्रमण से युद्ध का बिगुल बच चुका है। कम से कम हांगकांग के वैज्ञानिकों के दावे से तो ऐसा ही दिख रहा है कि अब तक सवाल है कि ओमिक्रॉन का कैरेक्टर क्या है, वो कितना हमलावर है, उसकी संक्रमण क्षमता कितनी है। इसको समझने का पहला रास्ता कम से कम हांगकांग के वैज्ञानिकों ने निकाल लिया है। हालांकि ये दावा है और इसकी पुष्टि होना भी बाकी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि हांगकांग के वैज्ञानिकों ने ऐसा कौन सा दावा किया है जिसे दुनिया के लिए राहत भरी खबर माना जा रहा है। देखिए, दरअसल हांगकांग का दावा ये है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को डिकोड उन्होंने कर लिया है। मतलब वायरस का नया वेरिएंट क्या है और उसके कैसे ये इंसानों पर अटैक करता है, इसे समझ लिया गया। बिल्कुल, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अगर पैटर्न समझ में आता है तो इससे रोकने के लिए तमाम प्रयास किए जा सकते हैं। हांगकांग का दावा ये भी है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को समझने के लिए उसे आइसोलेट करना बेहद जरूरी था, जो उनके साइंटिस्ट ने कर दिखाया है। ये पहली बड़ी जीत है इस वेरिएंट के खिलाफ। और हम आपको बता दें कि 25 नवंबर को हांगकांग में पहले 2 ओमिक्रॉन मामलों की पुष्टि होने के बाद 4 दिन बाद HKU के वैज्ञानिकों ने वेरिएंट को अलग करने में सफलता हासिल की। कहा यह भी जा रहा है कि ओमिक्रॉन को आइसोलेट करके उसे डिकोड करने के बाद इस नए वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन बनाने में इस रिसर्च में मदद भी मिल सकती है, क्योंकि इस तरह की स्टडीज भी सामने आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि हो सकता है कि वैक्सीन को और ज़्यादा अपग्रेड किया जाए ताकि इस नए वेरिएंट से लड़ा जा सके। तो तमाम स्टडीज अब इसी ओर आगे बढ़ती हुई। बिल्कुल, हांगकांग यूनिवर्सिटी का दावा अगर काम कर गया तो हमारे पास जल्द ही नए वेरिएंट को लेकर वो हर जानकारी होगी जो वायरस के नए वेरिएंट से लड़ने के लिए जरूरी होती है। और देखिए, हमारी कोशिश ये है कि आप इस खबर से सावधान हो, ना कि डरें, क्योंकि एहतियात, सावधानी ही हमें सुरक्षा की ओर ले जा सकती है। हांगकांग के वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया है कि नए वेरिएंट से जंग की उम्मीद तो जग गई है, लेकिन कोशिश नए वेरिएंट के संक्रमण को थामने की है, रोकने के लिए है। और इसके लिए भारत क्या कोशिशें कर रहा है, दिखाते हैं आपको हम कि क्या कोशिशें हो रही हैं। देखिए, सबसे पॉजिटिव बात यह है कि नए वेरिएंट पर केंद्र और राज्य सरकारें एक्शन प्लान के साथ नजर आ रही हैं। अच्छी बात यह भी है कि भारत में अब तक 1 अरब 24 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है, जो कि एक शुभ संकेत है, क्योंकि वैक्सीनेशन ही कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। सरकार के पास दूसरी लहर का सबक भी है, लिहाजा हर हालात से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहा है। खबर सीरम इंस्टीट्यूट से भी सामने आई है, जिसने सरकार से बूस्टर डोज को लेकर इजाजत मांगी है, अनुमति मांगी है। सरकार ने खतरे को भांप लिया है और पहला एक्शन लेते हुए जोखिम वाले देश, यानी कि ऐसे देश जहां पर ओमिक्रॉन के मामले सामने आ रहे हैं, उनकी पहचान कर ली है, एक लिस्ट बना ली है और वहां पर ट्रेवल बैन लगाया है। दूसरा एक्शन यही है कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर रोक लगा दी गई है ताकि संक्रमण की चेन को ही ब्रेक किया जा सके। तीसरा
तीसरा एक्शन ये हुआ है कि विदेश से भारत आने वालों के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं और इस गाइडलाइन के तहत ही आप एंट्री ले पाएंगे। चौथा सबसे बड़ा एक्शन, राज्यों की जिम्मेदारी तय की गई है। राज्य सरकारों ने भी अपने अपने यहाँ पर नियमों को सख्त कर दिया है। इसमें गोवा, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड सरकारें शामिल हैं, जहाँ पर अब अलग अलग तरह की गाइडलाइंस जारी की गई हैं कि जब आप वहाँ पर पहुँचेंगे तो किस तरीके से आपको टेस्ट करवाना होगा, हालात काबू में हो और नया वेरिएंट भारत में सर ना उठा सके, इसके लिए केंद्र सरकार लगातार राज्य सरकारों के संपर्क में है और कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ रही है। अगला प्लान यह है कि आज स्वास्थ्य मंत्रालय ओमिक्रॉन के बारे में पूरी जानकारी देश के सामने रखेगा ताकि तमाम भ्रम, आशंकाएं और जो भी कंफ्यूजन है उसे दूर किया जा सके, और जिसका एक बार फिर से मकसद यही है कि आप इस नए वेरिएंट से डरे ना, सावधान रहें। तो ये समझ लीजिए कि सरकार की जो तैयारियां वो पूरी हैं और इंतजामों में भागीदारी अब हमें और आपको करनी है। नए वेरिएंट को लेकर सरकारें अभी क्या कर रही हैं, चलिए इसको भी समझने की हम कोशिश कर लेते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव के लिए एहतियात सबसे बड़ा हथियार है। देश के कोने कोने में इससे निपटने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां की गई हैं। तस्वीर मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन की है, जहां दूसरे राज्यों से आने वाले मुसाफिरों को कोरोना टेस्टिंग की व्यवस्था की गई है ताकि किसी पॉजिटिव केस के मिलते ही उसे तत्काल हैंडल किया जा सके। इसके अलावा रेलवे स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के नियम का अमल सख्ती से करवाया जा रहा है। मकसद वही है कि जो डबल वैक्सीनेटेड हैं वही ट्रैवल करें। ये सारा प्रयास इसीलिए किया जा रहा है जिससे कि जो सीरियस ट्रैवलर्स हैं वही करें और एक लोगों को मोटिवेट किया जा सके कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लिया है, अब तो वैक्सीन्स की भी कोई कमी नहीं है, तो जो वैक्सीन्स नहीं ले रहे हैं उनसे मेरी यही अपील है कि वो जरूर वैक्सीन लें और इससे वो खुद को ही बचाते हैं, ना खाली खुद को बचाते हैं बल्कि अपने परिवार को भी बचाते हैं। वहीं अमृतसर में एयरपोर्ट पर आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग और जांच के इंतजाम किए गए हैं। एयरपोर्ट पर भीड़-भाड़ ना हो, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। एयरपोर्ट को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है और यात्रियों के बैठने की व्यवस्था इस तरह से की गई है कि उनमें आपस में दूरी रहे। हमारे यहाँ से वीक में 3 फ्लाइट आती हैं, जो एक बर्मिंघम से, एक लंदन से, ये वंदे भारत मिशन के तहत ऑपरेट हो रही हैं, और एक चार्टर्ड फ्लाइट है जो रोम से आती है। इसमें 100% पैसेंजर्स का यहाँ पर रैपिड PCR करके इनको टेस्टिंग के बाद जो नेगेटिव होते हैं उनको अलाउ किया जा रहा है, और बाई चांस अगर कोई पॉजिटिव पर्सन है तो उसको पूरे आइसोलेट करके स्टेट अथॉरिटीज के साथ हमारी मीटिंग हो चुकी है, हम उनको हैंड ओवर करते हैं। राज्यों में केंद्र सरकार के दिशा निर्देश का असर दिखने लगा है। ओडिशा के सीएम ने कल हाई लेवल की मीटिंग बुलाई, अधिकारियों को सतर्क रहने और राज्य भर में कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने को कहा। बचाव में ही सुरक्षा है, ये बात सभी राज्य मान रहे हैं। हमने अपील की है भारत सरकार से कि वो उन देशों से यात्री न आने दें, और आए जरूरी है तो उसको कम से क्वारंटाइन में रखें, उसको होम क्वारंटाइन में रखें, चाहे हॉस्पिटल में रखें, जहां भी रखना है उसे रखें और कोरोना प्रोटोकॉल को पालन करें, तब उसे घर जाने दें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर कोरोना के नए वेरिएंट से बचाव सुनिश्चित करने का फैसला किया। ओमिक्रॉन से बचाव के लिए एहतियात के तौर पर उत्तराखंड सरकार ने तय किया है कि राज्य में धरना प्रदर्शन पर रोक रहेगी। 50% क्षमता के साथ ही स्कूल खोले जाएंगे। बच्चे 6 दिन की जगह 3 दिन ही स्कूल जाएंगे। मास्क न पहनने वालों पर कार्रवाई होगी। रोको टोको अभियान फिर से अमल में लाया जाएगा। टीके की डोज के आधार पर निजी संस्थान में एंट्री तय होगी। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए सभी राज्यों ने केंद्र सरकार की गाइडलाइंस पर काम करना शुरू कर दिया है। वहीं लोकसभा में आज दोपहर 12 बजे चर्चा भी होने वाली है, जिसमें ओमिक्रॉन से निपटने की तैयारियों पर सरकार बयान देगी। भुवनेश्वर से मोहम्मद सुफियान और देहरादून से दिलीप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, ये वक्त जो है वायरस के नए स्वरूप से डरने का नहीं है बल्कि सावधान रहने का है, क्योंकि दुश्मन कितना भी शातिर हो, हमारी आपकी सावधानी उसे हराने के लिए काफ़ी है। तो चलिए आपको बताते हैं कि वो कौन सी 10 बातें हैं जिनका ध्यान रखना है हमको खुद को, और ये बातें नई नहीं है लेकिन उन्हें फिर से याद करा देना ज़रूरी हो जाता है। देखिए, सबसे ज़रूरी तो ये है कि मास्क लगाना है हमको फिर से, और इस बीच लोग मास्क को लेकर फिर से
कोताही बरत रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं, लेकिन हमको फिर से अब मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखना है, बहुत करीब से किसी से बात नहीं करना है हमको, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना है हमको। देखिए, बहुत भीड़ भाड़ वाले मार्केट में हम जाते हैं अक्सर, और ऐसे में संक्रमण होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इससे बहुत बचना होगा। विदेश से आए लोगों से मेल मुलाकात करने से बचें, एटलीस्ट 14 दिन तो बचें, जब तक उनका RT-PCR जो है रिपोर्ट नहीं आ जाती। वैक्सीन लग गई है तो भी सावधान रहने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आपको दोनों डोज लग गए हैं तो आप जो है सर्वशक्तिमान बन गए हैं। आपको सावधानी बरतनी ही होगी, प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें और आसपास के लोगों से भी करवाएं। अपने माँ बाप को भी समझाएं, आप भी समझें। बुखार जुकाम हो तो घबराएं नहीं, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और फिर टेस्ट कराएं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि बुखार और जुकाम कोरोना ही हो। सेहत और खानपान का ध्यान विशेष तौर पर रखें, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही आपकी भी वायरस को बैक्टीरिया से लड़ सकता है। मतलब कि आप एक्सरसाइज कीजिए, अच्छा खाना पीना लीजिए। किसी तरह की दिक्कत महसूस होने पर सिर्फ डॉक्टर की सलाह माने, आपको अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की आवश्यकता है, क्योंकि कई लोग आपको गुमराह कर सकते हैं। देखिए, ओमिक्रॉन के बारे में फिलहाल ज़्यादा जानकारी नहीं है। तमाम सवाल भी अभी भी लोगों के जहन में है। ऐसे कि दुनिया पर इस नए वेरिएंट का क्या असर हुआ है, क्या वैक्सीन इस वायरस पर कारगर है या नहीं, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आप भी जानना चाहते होंगे। इन्हीं सवालों के जवाब में WHO की वरिष्ठ वैज्ञानिक सौम्या ने कुछ कहा है, यह हम आपको दिखाते हैं। 4 दिन हुए हैं जब दक्षिण अफ्रीका ने WHO को बताया, और शुक्रवार को ही WHO की कमिटी ने कहा कि ये एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। और कंसर्न इसलिए कहा और रिस्क इसलिए हम मान के चल रहे हैं कि इसमें जो म्यूटेशंस हैं, जो बदलाव आए हैं वायरस के अंदर, उसका पहला एक्सपीरियंस है। वैज्ञानिक इस म्यूटेशंस को देख चुके हैं। कई सारे नए भी हैं, बट कई ऐसे भी हैं जो अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा वेरिएंट्स में थे, और उन म्यूटेशंस की प्रॉपर्टीज को हम जानते हैं। से कुछ ऐसे हैं जिससे इन्फेक्टिविटी बढ़ जाती है, ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ती है, कुछ ऐसे हैं जिससे एंटीबॉडीज कम काम कर सकती हैं। तो इसीलिए ये कंसर्न है, पर कोई पैनिक की जरूरत नहीं है। जब अभी तक जितने भी केस मिले हैं कई देशों में, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है कि ये ज्यादा विरुलेंट है या ज्यादा खतरनाक है या ज्यादा बीमार करता है लोगों को। पर अगेन आई थिंक हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि 1 हफ्ते के अंदर हम पूरी तरह नहीं पता लगा सकेंगे कि ये बीमारी कितनी होती है इससे। क्योंकि अभी जो शुरू में दक्षिण अफ्रीका के केस थे, जैसे मैंने कहा, वो ज्यादातर युवक थे, उसमें कुछ ऐसे भी थे जिनको जो वैक्सीन ले चुके थे। तो पूरी तरह से क्लिनिकल पिक्चर पता लगाने के लिए टाइम लगेगा। परंतु मैं ये जरूर कहूंगी कि जो प्रिकॉशंस हम पहले कोविड के लिए कह रहे थे, जितनी सावधानियां हमने बताई हैं, लोग अच्छी तरह जानते हैं, वो नहीं बदलेंगी, क्योंकि वो ही वायरस है, वो ही कीटाणु है। तो मास्क पहनना, दूरी रखना, खिड़की दरवाजे खोल के रखना, लोगों को बाहर मिलना, भीड़ भाड़ ना करना। आजकल मेरे ख्याल से शादियों का सीजन है, लोग शायद अपनी छुट्टियां मनाने के लिए प्लान कर रहे हैं। तो ये सावधानी का टाइम है, ढीला होने का टाइम नहीं है, जब तक हमें और इसके बारे में पता नहीं लगे। ये जो दक्षिण अफ्रीका में जो डॉक्टरों ने सबसे पहले देखा, उन्होंने कहा कि ये सिर दर्द और बदन दर्द और कुछ टायर्डनेस के सिम्टम्स दिखाई दिए, पर उन्होंने खुद ये भी कहा कि वो सिर्फ पहले इनिशियल रिपोर्ट्स हैं, पहले 20 या 30 केस में, और ज्यादातर उसमें युवक थे। तो इसलिए उन्होंने भी खुद कहा कि इसको लेके ना चलें कि ये वायरस जो है ये माइल्ड है या वीकर है या इसके सिम्टम्स अलग हैं, क्योंकि पहले भी ऐसे कई रिपोर्ट्स आ चुके हैं। जितने भी अभी तक वेरिएंट्स हमने देखे हैं, उसमें कोई ऐसा वेरिएंट नहीं है जो बिल्कुल वैक्सीन जिस पे काम नहीं करती हैं, कुछ ज्यादा कुछ कम, परंतु ऐसा कोई वेरिएंट नहीं है अभी तक। तो इसलिए हमें मेरे ख्याल से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है कि वैक्सीन काम नहीं करेंगी पूरी तरह से, क्योंकि एक तो एंटीबॉडीज जनरेट करती हैं हमारे बदन में, परंतु उसमें दूसरी तरह के सेल्स भी होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम में, टी सेल्स जिसे कहते हैं। तो उनको आसानी से हम लोग नाप नहीं सकते खून में, परंतु वो ही हैं टी सेल्स जो निमोनिया होने से, बहुत बीमार होने से हमें सुरक्षित रखती हैं।
तो अभी तक यही मान के चलें कि वैक्सीन प्रोटेक्ट कर रही है। और दूसरी बात यह है कि आज अभी तक तो डेल्टा ही है पूरी दुनिया में, 99% ऑफ केसेस तो डेल्टा से हो रही हैं। तो अभी हमें डेल्टा से ही बचने का टाइम है, पर आगे जाके ये ओमाइक्रॉन है, आगे भी वेरिएंट्स आ सकते हैं। तो जितने जल्दी हम वैक्सीनेशन पूरी तरह करें और इसका जो है कंट्रोल करें, ताकि इसको एक मौका ना मिले बदलने का। जितना मौका मिलता है वायरस को, उतना ये वेरिएशन करता रहेगा। WHO ने ये भी बहुत साफ साफ कहा है कि हम लोग लॉकडाउन जो है वो बहुत एक एक्सट्रीम स्टेप है। जब बाकी सब उपाय फेल हो जाते हैं तब जाके लॉकडाउन को देखना चाहिए, क्योंकि उसके बहुत इफेक्ट्स होते हैं, बहुत इम्प्लीकेशंस होते हैं, जैसे हमने खुद देखा है कई देशों में। तो लॉकडाउन एक जल्दी से या आसानी से लेने का कोई निर्णय नहीं है, ये बहुत गंभीर चीज होती है। तो इससे लॉकडाउन से पहले ऐसी बहुत चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, और इसमें सबसे मुख्य ये है कि जो पब्लिक जो है वो सावधान रहे। मास्क का उपयोग करना, वो ठीक तरह से मास्क को पहनना जो पूरी तरह से नाक और मुंह के ऊपर वो कवर हो। जब भी हम बाहर जाएं, जब भी बाहर लोगों से मिलें, मार्केट में जाएं या कहीं भी फंक्शन में जाएं, मास्क लगाने से काफी ये फैल जो है इसको हम कम कर सकते हैं। और दरवाजे वगैरह खुला, जहां भी हो सके बाहर मिलें लोगों से, अंदर ना मिलें। और अपने अगर ये खांसी या छींकें वगैरह हो रही हैं या बीमार हैं तो घर में रहें, बाहर ना जाएं। और फंक्शंस वगैरह में कम लोग अभी भी हम रखें, क्योंकि इसके तो काफी मतलब कोविड प्रिकॉशंस और कोविड रूल्स और रेगुलेशंस हर गवर्नमेंट ने बनाई हैं। तो पब्लिक को जरूर इसके ऊपर अभी बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए और कुछ दिन के लिए, क्योंकि ये हम शायद थक गए होंगे वायरस से, बट वायरस नहीं थका है। वायरस वहां पे है, लोगों को ढूंढ रहा है जिनमें इम्यूनिटी कम है उनको इन्फेक्ट करने के लिए। तो इसलिए अभी हमें थकना नहीं है। अभी और कुछ दिन के लिए हमें ये जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जिसे कहते हैं वो करते रहना होगा। जो आजकल जो टेस्ट हो रहे हैं, PCR टेस्ट और रैपिड टेस्ट वगैरह, वो सभी एक्टिव हैं। इसके लिए यूज कर सकते हैं, उसे पता लगा सकते हैं ओमाइक्रॉन का। और उसमें एक ऐसे फीचर है जिसे S जीन टारगेट फेलियर कहते हैं। तो कुछ PCR टेस्ट ऐसे भी हैं जिससे ये पता लगा सकते हैं कि शायद ये ओमाइक्रॉन हो सकता है, और फिर उन सैंपल को लेकर जीनोम सीक्वेंसिंग कर सकते हैं। बट अभी के लिए जो डायग्नोस्टिक्स हैं वो सब काम कर रही हैं। और इनफैक्ट ये बहुत जरूरी है कि टेस्टिंग को हम लोग एक हाई लेवल पे रखें। टेस्टिंग कम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तभी पता लगेगा कि वायरस कितना फैल रहा है, कम्युनिटी में कितना है, कहाँ पर है, और उसके लिए फिर टारगेटेड एक्शन ले सकेंगे। तो टेस्टिंग को हाई लेवल पे रखना बहुत जरूरी है। और उसके लिए WHO ने बेंचमार्क्स भी दी हैं कि 1 per 1000 पर डे टेस्ट होने चाहिए पॉपुलेशन में। कोरोना की दूसरी लहर ने देश को दहलाया जरूर, लेकिन ऐसे तमाम सबक भी दिए जो कोरोना से युद्ध में मददगार बने। भारत ने दूसरी लहर के बाद वैक्सीनेशन पर जोर दिया और कम वक्त में 1 अरब 24 करोड़ से ज्यादा टीके लगाकर दुनिया को चौंका दिया। यही वजह है कि मौजूदा संकट के वक्त दुनिया भारत को उम्मीद की नजरों से देख रही है और कोरोना के विरुद्ध भारत के युद्ध की कई मंचों पर तारीफ भी हुई है। देखिए। कोविड से लड़ने की भारत की कोशिशों को पूरी दुनिया में पहचान मिल रही है। ब्लूमबर्ग की कोविड रेजिलियंस रैंकिंग में भारत अब 26वें स्थान पर है। पिछले साल के मुकाबले भारत की रैंकिंग में सुधार आया। भारत ने इस बार रैंकिंग में 19 पायदान की छलांग लगाई है। इसका मतलब यह है कि पिछले साल के मुकाबले भारत में हालात काफी बेहतर हैं। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर के बाद काफी तेजी से बदलाव आए, जिसके कारण रेजिलियंस रैंकिंग में भारत की स्थिति सुधरी। इसकी कई खास वजह हैं। सबसे अहम बात तो यह है कि देश में कोरोना संक्रमण में काफी कमी आई है। नवंबर में देश में कोरोना संक्रमण दर हर 1 लाख पर सिर्फ 23 थी। वहीं कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण की रफ्तार भी तेज हुई। कोरोना संकट के बाद देश की अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी पर लौटी। साथ ही नवंबर तक हवाई उड़ानों में भी काफी बढ़ोतरी हुई। मतलब साफ है कि लोग बेफिक्र होकर भारत आ सकते हैं और यहां रह सकते हैं। रेजिलियंस रैंकिंग 53 देशों के सर्वे के बाद इस आधार पर तय की गई है कि कौन सा देश कितने असरदार तरीके से कोरोना पर काबू पाने में कामयाब हुआ और महामारी की वजह से वहां सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां किस हद तक प्रभावित हुई।
इस मायने में विशाल आबादी वाले देश भारत ने दूसरी लहर के बाद पैदा स्थिति को जिस कुशलता से संभाला, वो न सिर्फ बेहतर भविष्य की उम्मीद जगाती है, बल्कि दूसरे देशों के लिए भी मिसाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो हिंदुस्तान अब पूरी तरीके से तैयार है कि वो नए वेरिएंट का सामना कर सके, और आप सुन ही रहे थे कि किस तरीके से भारत की इन कोशिशों की हर मंच पर वाहवाही हो रही है। बिल्कुल रोमिता, और शुभ समाचारों में अब आपको पॉजिटिव तस्वीर ऐसी दिखाने जा रहे हैं जो आई है ऑस्ट्रेलिया से। कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया में बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया में 5 साल से 11 साल के बच्चों को टीके की डोज लगाई जा रही है। छोटे बच्चों को उनके माता पिता वैक्सीनेशन सेंटर पर ला रहे हैं और वायरस के खिलाफ सुरक्षा कवच दिलवा रहे हैं। बच्चों को वैक्सीन दिलाने के लिए सरकार ने खास तरह के कैंपेन लगवाए हैं। कैंपेन में बच्चों को ध्यान में रखते हुए खिलौने, कार्टून, स्टिकर्स लगाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, जिन बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है उन्हें इन वैक्सीनेशन कैंप की ओर से गिफ्ट खिलौने भी दिए जा रहे हैं। और आइए अब बात करेंगे खेल के मैदान से आई कुछ गुड न्यूज की। भारत ने जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। और अब बात उन खबरों की कर लेते हैं जो आपके चेहरे पर मुस्कान ला देंगी। बिहार की पंचायत और निकाय चुनावों में बेटियां परचम लहरा रही हैं। पढ़ी लिखी लड़कियों के जमीनी स्तर पर चुनाव में उतरने से राज्य के हालात में बदलाव की उम्मीद फिर से बढ़ गई है। देखिए, चेहरे पर जीत की मुस्कान, दिल में कुछ कर गुजरने की तमन्ना। बिहार की इन बेटियों ने आरा और खगड़िया में निकाय चुनावों में जीत हासिल की है। खास बात यह है कि ये दोनों अच्छी खासी पढ़ी लिखी हैं और जानती हैं कि इनकी जीत का मतलब क्या है। चुनाव का इम्तिहान पास करने के बाद ये जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का इरादा रखती है। एक बेटी है, बेटी समाज के लिए रहेगी तो काम जरूर करेगी और समाज को जरूर आगे बढ़ाएगी। यही मैं बेटी केवल बेटी के लिए रहेगी या पूरे फिर बिल्कुल पूरा क्षेत्र के लिए रहेगी। बेटी तो सबके लिए है, तो सब पूरे क्षेत्र के लिए रहेगी बेटी। आरा के कोइलवर से जिला परिषद सदस्य चुनी गई परिधि गुप्ता MBA करके नीदरलैंड्स की एक फर्म समेत कई मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर चुकी है। लाखों का पैकेज छोड़कर ये समाज सेवा में हाथ आजमाने के लिए चुनाव मैदान में उतरी। क्योंकि हम लोग जो नवयुवक हैं, हम लोग में एक जो हमारी पावर है, हमारी जो हम लोग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है हम लोग को खुद समझना होगा कि आगे हम लोग का जो समाज है वो आगे कहाँ जा रहा है। खगड़िया के मेघोना पंचायत चुनाव में मुखिया चुनी गई 22 साल की आकांक्षा फिजिक्स में ग्रेजुएशन के बाद दिल्ली में BPSC की तैयारी कर रही थी। आकांक्षा के पिता मुखिया थे, उनकी बदमाशों ने हत्या कर दी तो आकांक्षा खुद चुनाव में उतर गई। मैंने कहा कि जो भी अधूरी काम है, जो मैंने देखा, जो मेरी नज़रों में है, उनको आगे लेकर जाऊंगी। चाहे वो अपराधियों के खिलाफ आवाज़ को लेकर जाना हो, और चाहे वो स्वास्थ्य के लिए हो, और चाहे वो और भी जो भी ग्रामीण जो भी होती है, जो भी आम लोगों की डेवलपमेंट की शिक्षा, स्वास्थ्य जो भी है, उन लोगों को, उन सबों को आगे लेकर जाऊंगी। युवा चेहरे के चुनाव लड़ने के पीछे सियासी विरासत भले ही एक वजह, लेकिन इनकी सोच और समझदारी से समाज में बदलाव की उम्मीद भी जग गई है। आरा से सोनू सिंह के साथ खगड़िया से स्वतंत्र कुमार सिंह, गुड न्यूज टुडे। लिए चलते हैं आपको पंजाब की जेलों में सजा काटने वाले कैदियों के लिए एक अच्छी पहल की गई है, जिसके तहत पंजाब जेलों में बंद कैदियों ने खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है, जहां पर बाजी फरीदकोट के कैदियों के पाले में आ गई है। देखिए रिपोर्ट। ढोल की आवाज पर खिलखिलाते चेहरे। दूसरी तरफ खेल के मैदान में खिलाड़ियों की अलग अलग टुकड़ियां। इसमें कोई कबड्डी खेल रहा है, तो कोई लॉन्ग जंप का खिलाड़ी है, तो कोई रस्साकसी का प्लेयर है। एक ही मैदान में कई तरह के खेलों का आयोजन हो रहा है। ये कोई गांव का मैदान नहीं, ये तो फरीदकोट के सेंट्रल जेल के मैदान की तस्वीरें हैं।
यहाँ पटकनी देने वाला खिलाड़ी भी कैदी है और जीतने वाले खिलाड़ी की हौसला अफजाई करने वाला दर्शक भी कैदी है। कैदियों के लिए इस अनूठी खेल प्रतियोगिता का आयोजन जेल प्रशासन ने किया है। जो भी सानू गेम सूटेबल लगी, जो ये खेड सकते हैगे आ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਟੀਮਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਆਈਆਂ, ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ, ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ, ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਾਏ ਹੈ। खास बात यह है कि इस खेल प्रतियोगिता का नाम रखा गया है पंजाब प्रिजनर ओलंपिक गेम्स। इसमें पंजाब की कई जेलों से आए खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संगीन अपराधों की सजा काटने वाले कैदियों को खेल के प्रति प्रेरित करने की एक अच्छी पहल है, ताकि उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके और वो आगे चलकर बेहतर जिंदगी गुजार सके। प्रेम पासी, फरीदकोट, गुड न्यूज टुडे। लेह में बन रहे एयरपोर्ट के सिलसिले में गुड न्यूज आई है। केंद्र सरकार ने इसके डिजाइन में बदलाव पर मंथन शुरू कर दिया है, ताकि इसे कार्बन न्यूट्रल बनाया जा सके और लद्दाख की खूबसूरती और आबोहवा को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। लेह में बन रहे हवाई अड्डे से यहां की आबोहवा को कोई नुकसान नहीं पहुंचे, इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। हवाई अड्डे को कार्बन न्यूट्रल बनाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। लेह पहुंची पीएमओ की टीम ने एयरपोर्ट के निर्माण कार्य का जायजा लिया। टीम ने हवाई अड्डे को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए इसके डिजाइन से जुड़ी खामियों पर 4 घंटे चर्चा की और समस्याओं के समाधान पर विचार किया। दरअसल लद्दाख के इंजीनियर और समाज सेवी सोनम वांगचुक ने केंद्र से इस हवाई अड्डे को कार्बन न्यूट्रल बनाने की मांग की थी। लेह में जो नया एयरपोर्ट बन रहा है वो किसी पुराने डिज़ाइन पर था, जो कि बैड न्यूज़ था कि कार्बन इंटेंसिव था, उसमें से लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होते। तो अब जो सरकार ने इस पर ध्यान दी है और इसे बदलने के लिए वो तैयार हैं, तो ये गुड न्यूज़ है। वांगचुक ने सुझाव दिया था कि डिजाइन में कुछ बदलाव कर एयरपोर्ट में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे एयरपोर्ट को गर्म करने के लिए डीजल जनरेटर और बॉयलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। एयरपोर्ट में लगने वाले शीशों के एंगल में जरूरी बदलाव कर उन्हें सूरज की रोशनी सोखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे एयरपोर्ट में सालाना 10 करोड़ की बचत होगी और रोजाना 10 टन कार्बन उत्सर्जन से भी निजात मिलेगी। उम्मीद है इन सुझावों पर जल्द अमल होगा और लेह को शानदार एयरपोर्ट के साथ साथ यहाँ की प्रकृति को नुकसान से बचाव की भी सौगात मिलेगी। बाकिर चो, लेह, गुड न्यूज टुडे। लेह की खूबसूरती तो आपने देख ली, लेकिन अब उत्तराखंड की खुशनुमा तस्वीरें आपको रोमिता दिखाएंगे। चलिए लिए चलते हैं आपको उत्तराखंड। बागेश्वर और चमोली समेत तमाम इलाकों में पारा गिर गया है, जिसकी वजह से झरनों का पानी जम चुका है और इस नज़ारे का आनंद सैलानी ले रहे हैं। आप भी देखिए। कुदरत का खेल अनोखा है, ये तस्वीरें उसकी गवाह है। जोशीमठ इलाके में रैणी से आगे ऋषिगंगा घाटी में बहते झरने अब इस कदर जम चुके हैं कि इन्हें देखकर किसी कलाकृति का एहसास हो रहा है। हालांकि बीच में पानी भी बह रहा है, लेकिन किनारों पर जमी बर्फ के कारण झरने की खूबसूरत आकृति बेहद आकर्षक हो गई है। लगातार लुढ़कते पारे के चलते ऋषिगंगा घाटी में बहता हुआ ये गुप्पा नाला करीब करीब पूरी तरह जम चुका है। इसके साथ लगी चट्टानों पर जमी बर्फ शानदार नजारा पेश कर रही है। पूरे उत्तराखंड में इस बार सर्दी शुरू होने के साथ ही माहौल सुहावना हो गया है। बागेश्वर में गुनगुनी धूप में सुनहरे रंग में रंगे ये पहाड़ सैलानियों को न्योता दे रहे हैं। पारा लगातार लुढ़क रहा है और इसी के साथ पहाड़ों की खूबसूरती भी बढ़ती जा रही है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी और बागेश्वर से जगदीश पांडे, गुड न्यूज टुडे।
और अब एक ऐसी खबर जिसको देखकर आपके मुंह में पानी आ जाएगा, और अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं तो फिर ये खबर आपके लिए और भी ज़रूरी हो जाती है। बिहार के बक्सर ज़िले की एक ख़ास तरह की मिठाई ने दशकों से स्वाद के शौकीनों को अपना मुरीद बना दिया है, और इस मिठाई का नाम भी आपने अपने आप में हैरान कर देने वाला है, लेकिन इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। देखिए। छोटी सी दुकान लेकिन पकवान ऐसा जिसकी सबसे अलग पहचान है। इस दुकान में बनती और बिकती है वो मिठाई जिसकी शोहरत दूर दूर तक है। ट्रे में सजी इस मिठाई का नाम है मजिस्ट्रेट मिठाई। बक्सर के सरिंजा में स्टेट हाईवे पर छोटी सी दुकान में केदार गुप्ता ने ये मिठाई 80 के दशक में बनाकर बेचनी शुरू की थी। स्वाद लोगों की जुबान पर चढ़ गया तो लोग इसके दीवाने हो गए। फिर पब्लिक ने ही इसे इलाके के सबसे ऊंचे अफसर के ओहदे का नाम दे दिया। जैसे मिठाई बढ़िया शुद्ध चीज बा, मिठाई बा, उसे नाम रखा गया मजिस्ट्रेट। बढ़िया क्वालिटी। हाँ, बढ़िया क्वालिटी के चलते एक नाम रखा गई। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, तो इस मिठाई को बनाने के लिए लकड़ी की धीमी आंच पर भैंस के दूध को घंटों उबालना और पकाना पड़ता है। इसके बाद जो चीज बनती है उसे काजू और पिस्ते के बारीक टुकड़ों से सजाया जाता है। इसमें चीनी का भी बेहद ख्याल रखा जाता है ताकि मात्रा ना ज्यादा हो और ना कम। फिर बनकर तैयार होती है मजिस्ट्रेट मिठाई। हाईवे से गुजरने वाले तमाम लोग इस मिठाई का स्वाद लेना और परिजनों के लिए इसे पैक करवाना नहीं भूलते। सब चर्चित है एकदम। रिश्तेदार में तो सब फोन करते हैं कि अगर कोई आइएगा तो मेरे लिए 1 किलो मस्टर्ड लेकर आइएगा, हम पैसा उसको अलग से भले ही दे देंगे, ऐसा डिमांड करते हैं वहाँ पे लोग। शुद्ध मीठा है, से बढ़िया लगेला, घी भी निकलेला एकरा में, हर एक चीज निकलेला, में कोनो मिलावट नहीं है, कोनो चीज शुद्ध रहेला, शुद्ध एकदम प्योर दूध है। कहा जाता है कि मजिस्ट्रेट मिठाई बनाने की कला केवल सरिंजा के गुप्ता परिवार को ही आती है। शायद यही वजह है कि अभी तक किसी और हलवाई को इसे बनाने का हुनर नहीं आया। गुप्ता परिवार भी अपने छोटे से कारोबार से खुश है, इसीलिए इस मिठाई का दायरा और बढ़ नहीं सका। लेकिन बक्सर से पटना तक इस अनोखी मिठाई की इतनी मांग है जिसे रोज पूरा कर पाना भी मुश्किल होता है। पुष्पेंद्र, बक्सर, गुड न्यूज टुडे। अच्छा, केसर को लेकर हमारे पास यही जानकारी है कि कश्मीर में इसकी खेती होती है, लेकिन आज हम आपको एक और जानकारी देने जा रहे हैं। दरअसल केसर की पैदावार अब हरियाणा में भी शुरू हो गई है। वैसे तो कश्मीर में ही इसकी खेती होती थी, लेकिन हरियाणा में भी अब ये नई पहल की गई है। कितना फ़ायदा इस खेती से हो रहा है, ये जानने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। यूं तो केसर की खेती हमारे देश में कश्मीर में होती है, लेकिन अब हरियाणा में भी इसकी खेती की उम्मीद जग गई है। हिसार के 2 युवा किसानों ने सिर्फ 10 गज के कमरे में केसर की खेती करके कमाल कर दिया है। इस विधि का नाम एरोफोनिक मेथड है। इस विधि में हम मिस्ट और टेम्परेचर और सनलाइट की मदद से हम पौधे को, इसको केसर को यहाँ ग्रो कर रहे हैं बिना मिट्टी के, प्योर ऑर्गेनिक तरीके से। बताया जाता है कि ईरान, अफगानिस्तान और चीन के कुछ हिस्सों में इस तरह कमरे में केसर की खेती की जाती है। इन युवा किसानों ने इंटरनेट से जानकारी हासिल करके अपने घर में केसर उपजाने का प्रयास किया और इनकी मेहनत अब रंग लाई है। इसकी लागत की बात करें तो हमारी लागत आ जाएगी इसकी 5 से 7 लाख रुपए, और इसके अंदर ह्यूमिडिफायर, चिलर और एसी लगाया हुआ हमने जिससे इसको न्यूट्रिशन मिलता रहता है। सिर्फ हम चिलर को सेट करते हैं अपने को, ह्यूमिडिफायर देते हैं, 95% हुमस रहती है कमरे में, जिसके थ्रू ये सारे के सारे न्यूट्रिशन लेते हैं। इसमें कोई पानी, कोई एक्स्ट्रा मतलब कि पेस्टिसाइड कुछ भी यूज़ नहीं होता सर। इस तरह से केसर की खेती कुछ महंगी जरूर है, लेकिन पैसा लगाने पर अगर मुनाफा बेहतरीन हो तो भला कौन इसका फायदा नहीं उठाना चाहेगा। घर में केसर की ये खेती आम किसानों के लिए खेती में नई उम्मीद जगाने वाली है।
प्रवीण कुमार, हिसार, गुड न्यूज टुडे। और अब वक्त हो चला है आपके फेवरेट सेगमेंट का, यानी सोशल मीडिया के वो तमाम शानदार चटपटे वीडियोस जो आपके चेहरे पर मुस्कान लाएंगे। दोस्तों, 1 महीने के अंदर अंदर ये शहर मैंने खरीद के नहीं दिखाया तो मेरा नाम मुकेश अंबानी नहीं है। पर आपका नाम तो मुकेश अंबानी है ही नहीं। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ, मेरा नाम मुकेश अंबानी नहीं है भाई। जिसने बेचना हो अपने सर पे बेचो, किसी को बेचो, मेरे सर पे न रहना। मैं तो खुद कर्जा देना। कैसी बातें कर रहे हैं आप, मेरे को बता रहे हैं कि जो भरोसे वाले होते हैं वो कहाँ होते हैं, किधर होते हैं, कैसे होते हैं, कोई हमको भी दिखा दो भाई, हमको भी कैसे पर भरोसा करना है। साली लोग से मिलना, रुकिए जी अभी मिलाते हैं। अरे छुटकी जल्दी आ, देखो जीजा जी आए हैं। कौन से वाले दीदी, बिहार वाले, मुंबई वाले या दिल्ली वाले? अच्छी लग रही हूँ ना मैं? ऑफ कोर्स, लहंगा देखा है मेरा? शर्माऊं क्या? मुझे सूट नहीं कर। तो इन्हीं शानदार वीडियोस के साथ देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। अच्छा देखिए, अच्छा सुनिए और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार। नमस्कार।